नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तपन देशमुख है और यह हमारे 50 लेक्चरों की सीरीज का पहला लेक्चर है। इस सीरीज में हम 50 लेक्चर में मध्य प्रदेश का संपूर्ण सामान्य ज्ञान कवर करने की कोशिश करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि आपको बहुत प्रेसाइज और बहुत कम शब्दों में मध्य प्रदेश के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्रदान की जा सके, जिससे कि जो लोग परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं एमपीपीएससी की, उनका रिवीजन हो जाए, या जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें बहुत कम समय में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध हो पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस लेक्चर की। आपकी स्क्रीन पे जो आप अभी देख रहे हैं, यह मध्य प्रदेश का राज चिन्ह है। इसमें बाहरी वृत्त में इसके 24 स्तूप आपको दिखाई दे रहे हैं। यह 24 स्तूप सांची के स्तूप से प्रेरित है, जो लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। उसका यह प्रतिकृति है। अंदर आप राज चिन्ह में देखेंगे कि गेहूं की बाली और धान की बाली प्रदर्शित की गई है। इसमें धान की पैदावार मध्य प्रदेश में तो बहुत कम हो गई है जब से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, पर राज चिन्ह को यथावत रखा गया है। और मध्य प्रदेश मूलतः सोयाबीन की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ का जो प्रमुख राजकीय फसल है वह भी सोयाबीन ही है, परंतु सोयाबीन को इस राज चिन्ह में स्थान नहीं दिया गया है। बीच में आप देखेंगे तो इसमें अशोक स्तंभ की आकृति दिखाई गई है। यह अशोक स्तंभ पॉलिश्ड सैंडस्टोन, मतलब या पॉलिश करे हुए बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया था और यह भी सांची में पाया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अशोक स्तंभ के पीछे बरगद का वृक्ष दिखाया गया है। यह मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है और इसका साइंटिफिक नेम फिकस बेंगालिसिस है। तो इस प्रकार, और नीचे इसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, अर्थात ट्रुथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, तो सत्य की हमेशा विजय होती है। इस प्रकार यह मध्य प्रदेश का राज चिन्ह है। और 24 स्तूपों का कारण इसमें यहाँ पर यह है कि अशोक स्तंभ में जो नीचे धर्म चक्र पाया गया है, उस धर्म चक्र में 24 स्पोक्स या 24 ताड़ियां हैं, जिस कारण से मध्य प्रदेश के राज चिन्ह में 24 स्तूप बनाए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में। भारत की आजादी के बाद सन 1947 में मध्य प्रदेश का गठन 4 भागों में किया गया। इसमें प्रथम भाग की राजधानी नागपुर, दूसरे भाग की राजधानी 6 महीने के लिए इंदौर और 6 महीने के लिए ग्वालियर, तीसरे भाग की राजधानी रीवा और चौथे भाग की राजधानी भोपाल निर्धारित की गई थी। जो प्रथम भाग नागपुर वाला हिस्सा था, जिसमें सेंट्रल प्रोविंस, बरार, महाकौशल, छत्तीसगढ़, बघेलखंड और मध्य प्रदेश सम्मिलित थे, इसके प्रमुख पंडित रविशंकर शुक्ल थे। जो दूसरा भाग था, जिसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा शामिल था, इसके प्रमुख लीलाधर सेठ थे। और जो विंध्य का और जो उत्तरी मध्य प्रदेश का हिस्सा था, इसके प्रमुख शंभुनाथ शुक्ल थे। और भोपाल वाले हिस्से के प्रमुख डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, जो आगे जाके मध्य प्रदेश के माफ कीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति बने। सन 1953 में 22 जनवरी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा करी कि जल्द ही मध्य प्रदेश में जल्द ही भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसी तारतम्य में गृह मंत्रालय द्वारा 29 दिसंबर 1953 में एक आदेश जारी किया गया, जिसके अंतर्गत या जिस आदेश के तहत सैयद फजल अली इस आयोग के चेयरमैन व हृदयनाथ कुंजरू और डॉक्टर के एम पानीकर इस कमिटी के सदस्य बनाए गए। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है यह है कि डॉक्टर फजल अली, या आप कहें, माफी चाहूंगा, फजल अली साहब जो हैं, इनका जन्म बिहार के एक जमींदार परिवार में हुआ था और इन्हें सन 1966 में पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव हासिल है। उल्लेखनीय है कि जो फजल अली थे, यह 43 साल की उम्र में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और यह 1951 में, नहीं माफ कीजिएगा, 26 जनवरी 1950 में से लेकर 18 सितंबर 1951 तक सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे। यह 1952 से 1956 तक उड़ीसा के तीसरे गवर्नर और 1956 से लेकर 1959 तक असम के राज्यपाल भी रहे। इन्हें 1956 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। उल्लेखनीय है या याद रखने योग्य है कि पद्म विभूषण की स्थापना भारत में 2 जनवरी 1954 में की गई थी और यह प्रथम बार 4 लोगों को दिया गया था।
और इन 4 लोगों में मेरी नज़रों में सबसे महत्वपूर्ण है डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स पे रिसर्च करी थी और बोस आइंस्टाइन कोएफिशिएंट या इस तरह की एक थ्योरी दी गई थी, जिस कारण से वो बहुत प्रसिद्ध थे और उनका जो विज्ञान के प्रति योगदान है, वो नकारा नहीं जा सकता। इस समिति में जो अगले सदस्य हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू भारत स्काउट गाइड के पहले कमिश्नर थे। तो कभी आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत स्काउट गाइड के पहले कमिश्नर कौन थे, तो आप ये बता सकते हैं कि हृदयनाथ कुंजरू भारतीय स्काउट गाइड के पहले कमिश्नर थे। दूसरा महत्वपूर्ण बात उनके बारे में यह है कि वह चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी के पहले अध्यक्ष थे। तो यह भी सवाल बन सकता है कि चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी का पहला अध्यक्ष कौन कौन था, तो आप बता सकते हैं कि ये हृदयनाथ कुंजरू इस सोसाइटी के पहले अध्यक्ष थे। दूसरा, उनके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 1948 में उन्हीं की सिफारिशों के कारण भारत में एनसीसी या नेशनल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई और यही वह महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में भारतीय रक्षा अकादमी यानी नेशनल डिफेंस अकेडमी की स्थापना की अनुशंसा की थी। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार ने इन्हें 1968 में भारत रत्न देना की घोषणा की थी, परंतु हृदयनाथ कुंजरू का मानना था कि जो भारत रत्न पुरस्कार है वह गणतंत्र की मूल अवधारणाओं के खिलाफ है। तो इन्होंने भारत सरकार को बड़ी विनम्रता से मना कर दिया कि वह यह पुरस्कार नहीं ले सकते और उन्होंने यह पुरस्कार लौटा दिया। हृदयनाथ कुंजरू के जो राजनीतिक जीवन है उसकी शुरुआत कांग्रेस से हुई थी, परंतु बाद में इन्होंने नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की और यह उसके अध्यक्ष भी रहे। इस समिति में अगले महत्वपूर्ण सदस्य के.एम. पनिकर हैं, डॉक्टर के.एम. पनिकर। डॉक्टर के.एम. पनिकर 1925 में हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक रहे और 1947 में डॉक्टर पनिकर ने भारत का नेतृत्व यूएन असेंबली में भी किया था। बाद में आगामी दिनों में यह मैसूर यूनिवर्सिटी और जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में इन तीनों व्यक्तियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यह हम आगे देखेंगे कि किस तरह से मध्य प्रदेश का गठन किया गया और कौन से जिले इसमें मिलाए गए, कौन से जिले इसमें से हटाए गए और किस प्रकार इस समिति की सिफारिशों के कारण मध्य प्रदेश का गठन हुआ। इस नक्शे के माध्यम से हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार किया गया। यहाँ हम देखेंगे कि जो अकोला, अमरावती, बुल्डाना, वर्धा, यवतमाल, नागपुर का जो हिस्सा है, यह हिस्सा इसमें चांदा जो विदर्भ के नाम से जाना जाता है, इसे यहाँ बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया है, मतलब महाराष्ट्र में। जो दूसरा भाग है इसमें मंदसौर में सुनेल टप्पा को छोड़कर जो शेष भाग है उसे मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। इसके बाद कोटा के सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिलाया गया है, यहाँ सिरोंज यहाँ आपको मिलेगा। और जो रीवा वाला जो पूरा हिस्सा है, यह जो पूरा हिस्सा है, यहाँ लगभग 37 रियासतों को मध्य प्रदेश में मिलाया गया और विंध्य प्रदेश जिसे मूलतः कहा जाता है। साथ ही साथ भोपाल का जो हिस्सा है इसे मध्य प्रदेश में मिला के 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया। जिस समय मध्य प्रदेश का गठन किया गया था उस समय इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार राज्य को छूती थी और अविभाजित मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल था वो था 4,43,446 वर्ग मीटर और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा राज्य था और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सीमा महाराष्ट्र को छूती थी। तो यह ध्यान रखने योग्य बात है कि अविभाजित मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी सीमा महाराष्ट्र के साथ लगती थी। इसमें जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया तब इसमें 43 जिले और 9 संभाग थे। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया तब सीहोर, जो भोपाल का हिस्सा है, वह सीहोर की एक तहसील हुआ करता था। 26 जनवरी 1942 में 1972 में भोपाल और राजनंदगांव, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, नाम के 2 जिले बनाए गए और मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या लगभग 45 हो गई। फिर उसके 8 वर्षों बाद 1980 में चंबल और बस्तर संभाग का गठन किया गया। इसके बाद होशंगाबाद को भी संभाग बनाया गया और इस तरह मध्य प्रदेश में कुल 45 जिले और 12 संभाग हो गए।
1982 में बी.आर. दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इसी आयोग की सिफारिश पर 1998 में 10 नए जिलों का निर्माण हुआ, जिसमें वर्तमान में मध्य प्रदेश के 4 जिले हैं: कटनी, डिंडौरी, बड़वानी और श्योपुर। और इस प्रकार मध्य प्रदेश में सिंहदेव समिति की सिफारिशों के बाद 6 और जिले बनाए गए और यहाँ के जिलों की संख्या कुल 61 हो गई, जिसमें मध्य प्रदेश में 3 जिले हैं: हरदा, नीमच और उमरिया। 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश से 3 संभाग और 16 जिले नवीन राज्य में चले गए और मध्य प्रदेश के पास 9 संभाग और 45 जिले बचे। बेटर गवर्नेंस और सुशासन को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त 2003 को खंडवा जिले से बुरहानपुर को अलग किया गया, शहडोल से अनूपपुर को अलग किया गया और गुना से अशोकनगर को अलग करके 3 नए जिलों का निर्माण किया गया। इसी तारतम्य में आगे 2008 में, जहां तक मुझे याद है 17 मई 2008 को झाबुआ से अलीराजपुर को अलग किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर हम अलीराजपुर के संदर्भ में बात करें तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश का या कहे भारत का सबसे पिछड़ा हुआ तहसील है साक्षरता दर के मामले में। और जहां तक मुझे याद है कि जब इसे 2008 में अलग किया गया तब अलीराजपुर की साक्षरता दर 25.71 के आसपास थी और उसी को बढ़ाने के लिए ये अलग जिले का निर्माण किया गया। फिर इसी तारतम्य में आगे 2008 को सिंगरौली जिला, 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा और 1 अक्टूबर को टीकमगढ़ से निवाड़ी को अलग करके एक नया जिला बनाया गया। तो निवाड़ी यहाँ कहीं स्थित है। निवाड़ी जिले के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हो गए और लगभग 10 संभागों वाला मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 52 जिले हैं। अलीराजपुर के विषय में एक और महत्वपूर्ण बात है कि अलीराजपुर में भाभरा स्थित है और अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बता सकते हैं कि अलीराजपुर के भाभरा में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म होने के कारण 2010 में भाभरा का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया। यह भाभरा पूर्व में झाबुआ जिले का हिस्सा था। बाद में यह अलीराजपुर के गठन के बाद 2008 में अलीराजपुर जिले का हिस्सा हो गया। तो यह ध्यान रखने योग्य बात है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछ लिया जाता है कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह आप बता सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था। फिर यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, याद रखने योग्य बात है कि 25 जुलाई 2000 में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन का प्रस्ताव लोकसभा में रखा गया था। वैसे सवाल उस समय ये सवाल कभी पूछा जाता है, फिर भी आप ये ध्यान रखें कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना भारत देश का। उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे के.आर. नारायणन और उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। यह ध्यान रखने योग्य बात है। और 25 अगस्त को राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी कि छत्तीसगढ़ का गठन कर दिया जाए। छोटी छोटी बातें मध्य प्रदेश के बारे में ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। यहाँ के प्रथम राज्यपाल पटाभी सीतारमैया थे। पहले विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे थे। पूर्व में मिंटो हॉल मध्य प्रदेश में विधानसभा के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। वर्तमान में उसे शायद एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। और यह एक और महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश में अभी एक और हाईकोर्ट प्रस्तावित है जो भोपाल में जिसका निर्माण होना है, पर अभी किसी कारणों से वह अभी रुका हुआ है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का गठन किया गया और आपने देखा कि कौन कौन से राज्य यहाँ से अलग हुए, कौन कौन से जिले यहाँ से अलग हुए और किस प्रकार मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया क्षेत्र के सामयिक विकास को देखते हुए या मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, सुशासन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए किस तरह से मध्य प्रदेश का विभक्तिकरण किया गया। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात याद रखने योग्य है कि संविधान में 7वां संशोधन कर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। तो इस नक्शे के माध्यम से हम देखते हैं कि जो नया मध्य प्रदेश है उसकी उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 605 किलोमीटर है और उसकी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 870 किलोमीटर है। हमारा मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है
और सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। सबसे ज्यादा पश्चिम में जो जिला स्थित है वो अलीराजपुर है। और पूर्वी जिला मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा पूर्ववर्ती जिला सिंगरौली है। यहाँ अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले किस किस सीमावर्ती राज्य से मिलते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, फिर अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली और सीधी का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जिले हैं। मतलब यह जिले जो हैं यह यूपी के सीमावर्ती जिले हैं या मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिले हैं। फिर अगर हम राजस्थान की बात करें या क्रमबद्ध देख लेते हैं तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो सीधी, शहडोल, अनूपपुर, सिंगरौली, डिंडोरी और बालाघाट छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। महाराष्ट्र की बात करें तो अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट महाराष्ट्र का सीमावर्ती क्षेत्र है। यहाँ गुजरात से लगने वाली सीमाएं अलीराजपुर और झाबुआ की हैं। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मोरैना राजस्थान से लगा हुआ है। तो आप यह ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है जो सर्वाधिक है। उसके बाद 10 जिलों की सीमा राजस्थान से मिलती है। उसके बाद 9 जिलों की सीमा महाराष्ट्र से मिलती है। और सबसे कम जो 2 जिले हैं, झाबुआ और राजपुर की सीमा गुजरात से मिलती है। और छत्तीसगढ़ के मतलब मध्य प्रदेश के 6 जिलों की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से मिलती है। तो यह महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बात है। सवाल पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा किस राज्य के निकटवर्ती है या मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा जिले किस राज्य से मिलते हैं, तो आप बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा जिले यूपी से और सबसे कम गुजरात से मिलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 जिले झाबुआ, अलीराजपुर और यूपी का जो हिस्सा है यहाँ आप नक्शे में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किन राज्यों को सीमाएं छूती हैं। पूर्व में जो संख्या थी वो ज्यादा थी। वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को छूती है। और यह सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड स्टेट है, मतलब अर्थात भू आवेशित क्षेत्र है। और इसका भौगोलिक विस्तार की अगर हम बात करें तो यह उत्तरी अक्षांश पे 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक, और पूर्वी देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट तक पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी और है कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो छिंदवाड़ा है और सबसे छोटा जिला यहाँ पर निवाड़ी है। जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया, मध्य प्रदेश का गठन 7वें संविधान संशोधन के बाद 1 नवंबर 1956 मतलब 1 नवंबर 1956 को किया गया। मध्य प्रदेश को उसका यह नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल रखी गई थी और उस समय भोपाल, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब भोपाल सीहोर की एक तहसील था जो 26 जनवरी 1972 में जिले के रूप में घोषित किया गया। मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। यहाँ की जो जलवायु है वह टेम्परेट है, जिसे हिंदी में हम समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु कहते हैं। राज्य का जो गान है वह मेरा मध्य प्रदेश है, जिसे शान द्वारा गाया गया है और इसे बोल दिए हैं महेश श्रीवास्तव ने, और इसका म्यूजिक आदेश श्रीवास्तव द्वारा भी दिया गया है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग मील है, परंतु कहीं कहीं पे यह 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी कहा गया है। इसका यह कारण है कि किरार घाटी विवाद जो चल रहा है अनूपपुर और छत्तीसगढ़ के मध्य में, मतलब मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच में, इस कारण से मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल अलग थोड़ा भिन्न भिन्न मिलता है।
कुल भारत का 9.38% हिस्सा मध्य प्रदेश का है और 9.38% जिसे आप कह सकते हैं। मध्य प्रदेश का अन्य नाम सोया स्टेट, हृदय प्रदेश, टाइगर स्टेट, डायमंड स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि मध्य प्रदेश द्वारा सन 2010 में टाइगर स्टेट का जो उसका खिताब था वो खो दिया गया था और कर्नाटक ने यहाँ बाजी मार ली थी। परंतु 29 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश को वापस यह खिताब प्राप्त हुआ और उस समय जो टाइगरों की जनगणना हुई वहां यह पाया गया कि मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं, कर्नाटक के 524 बाघ के मुकाबले। तो सबसे ज्यादा बाघ अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद फिर कर्नाटक दूसरा राज्य है और इसी कड़ी में तीसरा राज्य उत्तराखंड है। तो पहला मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा 442 बाघों के साथ उत्तराखंड। और यहाँ ये याद रखने योग्य है, या आप हमेशा ध्यान रखें कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर्स डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ एक और ध्यान रखने योग्य बात है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तेंदुए भी पाए जाते हैं, जिनकी जनगणना में संख्या 3421 है और इसी कड़ी में जो दूसरा स्थान है, सबसे ज्यादा तेंदुए कर्नाटका में पाए जाते हैं। तो सबसे प्रथम राज्य जहां सबसे ज्यादा तेंदुए है वो मध्य प्रदेश है, द्वितीय राज्य जो है वो कर्नाटक है। फिर अगर हम यहाँ की विधानसभा सीटों की बात करें तो आप देखेंगे कि बहुत सारी पुस्तकों में लिखा गया है कि मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं विधानसभा की, परंतु यह गलत है। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं जिसपे आम चुनाव होता है और एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व्ड है। इस सीट को नामांकन के माध्यम से भरा जाता है या इस पद के लिए नॉमिनेट किया जाता है प्रतिनिधियों को। एंग्लो इंडियन बहुत कम लोग जानते हैं कि जो एंग्लो इंडियन है वो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स उस समय इंडिया आए थे उनके वंशज हैं, ना कि यह कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं जिनका लाइनेज डायरेक्ट लाइनेज है। या ऐसे बहुत से आपको एंग्लो इंडियन मिलेंगे जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स हैं, तो उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है और वही इस पोस्ट पे विधायक बनने के लिए पात्र हैं। मध्य प्रदेश में 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में रिजर्व्ड हैं और 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड हैं। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पे 11 राज्यसभा सीटें हैं। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि अनुसूचित जाति के लिए जो लोकसभा क्षेत्र आरक्षित हैं वह भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन और देवास हैं और वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए जो लोकसभा सीटें आरक्षित हैं वो हैं रतलाम, खरगोन, धार, बैतूल, शहडोल और मंडला। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट जबलपुर में है और इसकी जो खंडपीठ है यह इंदौर और ग्वालियर में है। भोपाल खंडपीठ का कार्य अभी प्रस्तावित है, अभी इसे स्वीकृति नहीं मिली है, तो यह कार्य अभी चल ही रहा है। भौगोलिक दृष्टि से बात की जाए तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। यह शाजापुर की सीमा को छूती हुई निकल जाती है, इसलिए यहाँ 14 जिलों का ही उल्लेख है। तो सबसे पहले रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल वो 14 जिले हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा 2 बार माही नदी को काटती है। माही नदी इकलौती ऐसी नदी है जो जिसे कर्क रेखा 2 बार काटती है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया, कर्क रेखा माही नदी को बांसवाड़ा राजस्थान वह पांचमहल जिला गुजरात में 2 बार काटती है। और अब हम बात करते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व की। कान्हा टाइगर रिजर्व ऐसा पहला टाइगर रिजर्व है भारत देश का जिसने अपना ऑफिशियल मैस्कॉट डिक्लेयर किया है। ऑफिशियल मैस्कॉट का प्रयोग प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है। यह पाश्चात्य तरीका है जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कान्हा टाइगर रिजर्व के प्रचार प्रसार के लिए अपनाया है। तो इसे भूरसिंह बारासिंगा जो है, बारासिंगा बुनियादी रूप से मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। यह स्वाम्प डियर है, ये स्वाम्प डियर है और ब्रेडरी प्रजाति से आता है। स्वाम्प डियर अर्थात दलदली हिरण भी इसे कहा जाता है। तो भूरसिंह बारासिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु होने के साथ साथ यह कान्हा टाइगर रिजर्व का मैस्कॉट भी है।
सन 2017 में भूर सिंह को कान्हा रिजर्व का ऑफिशियल मैस्कॉट डिक्लेयर करने के काफी वर्ष पूर्व 1 नवंबर 1981 में मध्य प्रदेश की रजत जयंती के अवसर पर सरकार द्वारा राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष की घोषणा की गई थी। तो इसी तारतम्य में पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसे दूधराज, शाह बुलबुल व टिटैनी के नाम से भी जाना जाता है, को राजकीय पक्षी घोषित किया गया। यह मूलतः दो रंगों में पाया जाता है। एक रंग तो आप देख ही रहे हैं, दूसरा यह ताम्र रंग का भी पाया जाता है, जो अधिकतर पैराडाइज फ्लाई कैचर में मादाओं का रंग है। सन 2011 में महाशीर, जिसका साइंटिफिक नेम टॉरटॉर भी है, को राजकीय मछली नियुक्त घोषित किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। महाशीर को पानी का बाघ भी कहा जाता है। यह बहुत आक्रामक होती है और इसकी विशेषता है कि यह बड़ी कुशलता से नदी के बहाव के विपरीत तैरती है, तो इसलिए महाशीर को टाइगर ऑफ रिवर भी कहा गया है। महाशीर के विषय में यह दुखद है कि वह अब एक विलुप्त प्राय प्रजाति है और विलोपन के कगार पे है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जो बांधों का निर्माण किया गया नदियों के ऊपर, वह महाशीर के प्राकृतिक पर्यावास को खत्म करने जैसा है। और महाशीर बहते हुए पानी में ज्यादा बेहतर प्रजनन और ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी आबादी बढ़ा पाती है, जिस कारण से अब वह विलोपन के कगार पे है। अत्यधिक शिकार, बारिश के समय शिकार भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा हर बारिश के मौसम में एक प्रसिज्ञप्ति जारी की जाती है, जिसपे मत्स्याखेट के विषय में प्रतिबंध लगाया जाता है, मत्स्याखेट को रोका जाता है। परंतु मध्य भारत में तो मुझे जानकारी है कि लोग इस आदेश का पालन नहीं करते, ना शासन इस पे कोई कार्रवाई करता है, जिस कारण से मछलियों की तादाद बहुत तेजी से मध्य प्रदेश में गिर रही है। परंतु यह एक अलग विषय है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो बरगद है, फीकस बेंगालेंसिस, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा, स्वाम डियर है। जो राजकीय पुष्प है वह लिली है, जिसे लिलियम कैंडिडम के नाम से भी जाना जाता है। तो यह मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष, पशु और पुष्प है। यहाँ अगर हम राजकीय नाट्य की बात करें तो मार्च मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है। मार्च में मूलतः सारंगी, हारमोनियम और ढोल का प्रयोग किया जाता है। और जो मार्च है यह होली के दौरान मंचन किया जाने वाला नाट्य है। इसमें महाभारत, रामायण, पुराण, नल दमयंती, भक्त प्रहलाद आदि की कहानियों को दिखाया जाता है। अगर हम बात करें राजकीय खेल की, तो मलखंब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, जिसे 9 अप्रैल 2013 को शासन द्वारा इस राजकीय खेल का दर्जा प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि चंद्रकेतुगढ़ का जो एक्सकावेशन साइट है, जो एएसआई का साइट है, अर्थात जो पुरातत्व विभाग द्वारा कलकत्ता के चंद्रकेतुगढ़ में जो खुदाई की गई, वहां जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व की जो पॉटरी पाई गई, मिट्टी के बर्तन पाए गए, उसमें मलखंब को दर्शाया गया है। तो मलखंब का इतिहास लगभग आप कह सकते हैं कि 2200 साल पुराना है और यह एक प्रचलित खेल है। यहाँ मल्ल का अर्थ रेसलर है और खंब मतलब खंबा, तो खंबे से रेसलिंग मतलब मलखंब। और इसमें रोजवुड यानी शीशम का प्रयोग किया जाता है खंबा बनाने के लिए, जिसपे कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल लगाया जाता है। और यह बहुत लोकप्रिय खेल है। यह महाराष्ट्र से भी संबंधित है। और मलखंब के बारे में जो चाइनीज यात्री हैं जुआन जैंग, उन्होंने भी इसका उल्लेख किया है कि उन्होंने यह खेल प्रयागराज में खेलते हुए कुछ लोगों को देखा था, इलाहाबाद में। तो उन्होंने अपनी किताब में इसका उल्लेख किया है। 1138 के कई दस्तावेजों में मलखंब का वर्णन मिलता है। तो कहा जा सकता है मलखंब एक बहुत प्राचीन खेल है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय नाट्य है वह राई है और यह बेड़िया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नाच है। राई से संबंधित बहुत सारी और भी बातें हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से तो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम उन बातों को नहीं करना चाहेंगे। तो माच मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है, मलखंब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है और राई जो नृत्य है यह मध्य प्रदेश का राजकीय नाच है। अगर मध्य प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे की बात की जाए तो मध्य प्रदेश 10 संभागों में बटा है। यहाँ 52 जिले हैं। यहाँ 313 विकास खंड है, अर्थात 313 जनपद हैं। यहाँ अधिसूचित क्षेत्र जो है या विकास खंड उन 90 हैं।
मध्य प्रदेश में जो ग्राम है उनकी संख्या 54,903 है और आबादी वाले ग्राम 52,117 है। यहाँ पे कुल 23,006 ग्राम पंचायतें हैं। यहाँ कुल 18 नगर निगम है। यहाँ 96 नगर पालिकाएं हैं और 264 यहाँ पे नगर पंचायतें हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां बुंदेली, बघेली, ब्रजभाषा, मालवी, निमाड़ी, गोंडी, कोरकू और भीली है। यहाँ अगर लोक नाट्य की बात की जाए तो खम्ब, राई, नौटंकी, कठपुतली, माच, तीजाजी की कथा आदि यहाँ के प्रमुख लोक नाट्य हैं। और गोंडी, गरबा, चटकोरा, विमला, छिरला, गोंडी गाचो आदि यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगर लोकगीत की बात की जाए तो लखनी, चौगाड़िया, आलो, रेलो, फाग आदि यहाँ के प्रमुख लोकगीत हैं। परंतु इस विषय में हम विस्तार में अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, आने वाले लेक्चरों में हम बात करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे पैसा के बारे में। पैसा मतलब प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दिलीप सिंह भूरिया कमेटी द्वारा मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू करने की सिफारिश की गई थी। दिलीप सिंह भूरिया फिलहाल तो जीवित नहीं है, परंतु यह रतलाम से लगभग 6 बार सांसद रह चुके हैं और यह कांतिलाल भूरिया के भाई हैं। तो मध्य प्रदेश में पैसा कानून 5,211 पंचायतों में लागू है। यह 11,784 ग्रामों पे लागू है। वह 5 जिलों में यह पूर्णतः लागू है और 15 जिलों में यह कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ लागू किया गया है, जहां पे आबादी का कुल घनत्व अनुसूचित नहीं है। तो यह मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय था। मैंने प्रयास किया कि आप लोगों को कम से कम शब्दों में ज्यादा जानकारी उपलब्ध करा सकूं। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन में उनके लिए हेल्पफुल होगी, और जो लोग कम शब्दों में या कम समय में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। इस आशा के साथ आपको ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।